हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो है, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम गार्बेज हीप। यानी आपसे ये कहा गया है कि क्या आपको लगता है कि जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, विद्युत चुंबक होते हैं, उनका उपयोग जो है, जो कूड़ा होता है, कूड़े का जो ढेर होता है, उसमें प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जाता है। अगर आपको लगता है तो एक्सप्लेन करना है, अगर नहीं लगता है तो आपको तब भी आपको बताना है क्यों। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक की, तो विद्युत चुंबक के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, विद्युत चुंबक के बारे में आप ये जानते हैं कि जो विद्युत चुंबक होता है, इसमें क्या होता है, एक आपकी कुंडली होती है, ठीक है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, सेल और जो सेल या बैटरी को कनेक्ट करते हैं, और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ पे एक लोहे की कॉर्ड लगाते हैं। जैसे हमने बात की थी, हमने क्या कहा था कि एक स्क्रू लिया हमने, उसके चारों तरफ हमने जो है एक जो है तार लपेटी, ठीक है, और वो तार कैसी थी, इंसुलेटेड तार थी, जिसके ऊपर जो है आपका प्लास्टिक हो सकता है या कोई कपड़े के ऊपर से लेयर हो सकती है। उससे जब धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, वो एक चुंबक की तरह एक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट यही होता है, और जब हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो धारा इससे प्रवाहित होती है और ये क्या करता है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं का अर्थ क्या है कि अगर हम इसके पास लोहे की चीजें लेके आएंगे तो वो क्या हो जाती है, इससे चिपक जाती है। और कब तक चिपकती है, जब तक इससे धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे ही हम क्या करते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं, तो ये अपना मैग्नेटिज्म या चुंबक तो खो देता है, और सारी की सारी चीजें, लोहे की चीजें जो इससे चिपकी होती हैं, वो इससे दूर चली जाती। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, जब तक धारा प्रवाहित होगी तब तक ही यह एक मैग्नेट की तरह या एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। जैसे ही धारा प्रवाहित होना खत्म हो जाएगी, वैसे ही ये अपना मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व खो देगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीजों को ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, लोहे की चीजों को, लोहे की चीज, लोहे, आयरन। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपके पास एक कूड़े का ढेर है जिसमें क्या है, प्लास्टिक है। तो क्या यह इसे अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, विद्युत चुंबक होता है, वो लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, प्लास्टिक की चीजों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। इसलिए जो विद्युत चुंबक है, इससे जो है आपकी जो प्लास्टिक की चीजें है, जैसे पॉलिथीन हो गया, ये सब चीजें इस पे चिपकेंगी नहीं। यानी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक के माध्यम से किसी कूड़े के ढेर से प्लास्टिक को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम इसके आंसर के तरफ चलते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। नो यानी नहीं, बिकॉज प्लास्टिक डज नॉट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टू गेट अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। क्या कहा गया है कि जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या चुंबकीय गुण नहीं होते हैं ताकि वो मैग्नेट की तरफ या चुंबक की तरफ अट्रैक्ट हो पाए। Hence, magnet cannot be used to separate plastic bags. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो चुंबक होता है उसका उपयोग हम प्लास्टिक के बैग यानी प्लास्टिक के जो थैले हैं, प्लास्टिक का जो कूड़ा है, उसे अलग करने के लिए नहीं कर सकते,
क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, आपका प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक में किसी भी प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या चुंबकीय गुण नहीं होते हैं, जैसे कि आपकी आयरन में यानी लोहा, निकल और कोबाल्ट में होते हैं, ऐसे गुण इसमें नहीं होते। ठीक है, तो इसीलिए जो प्लास्टिक है वो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ना होने के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेट के पे जो है आपके अट्रैक्ट नहीं होते हैं, या विद्युत चुंबक की ओर वो आकर्षित नहीं होते हैं, और हम उन्हें अट्रैक्ट या उन्हें अलग नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर है। ठीक है, अब आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपका अगला प्रश्न है, एन इलेक्ट्रीशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर। एक इलेक्ट्रीशियन है, वो कुछ रिपेयर कर रहा है। कहाँ कर रहा है? इन योर हाउस, आपके घरों में एक इलेक्ट्रीशियन आया, आपके घर में एक इलेक्ट्रीशियन आया और वो क्या कर रहा है, कुछ चीजें ठीक कर रहा है। ठीक है, अब वो ठीक कर रहा है, बेसिकली वो क्या करेगा, आपका जो बिजली है, बिजली की चीजें ठीक करेगा, आपके घर का जो घरेलू परिपथ है उसे ठीक करेगा, वहां पे जो भी आपकी चीजें लगी हैं, डिवाइसेस लगे हैं, युक्तियां लगी हैं, उन्हें ठीक करेगा। ठीक है, और वो क्या चाहता है, ही वांट टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर। वो क्या चाहता है, वो यह चाहता है कि वो जो फ्यूज है, फ्यूज को एक तार से रिप्लेस कर दे। ठीक है, क्या हुआ, इलेक्ट्रीशियन आपके घर में आया, ठीक ठाक करने के लिए आपने उसे बुलाया, उसने कहा मैं फ्यूज को तार की जगह रिप्लेस कर देता हूँ। वुड यू एग्री? क्या आप सहमत होंगे? क्या आप बोलेंगे कि हाँ भैया आप कर लीजिए, रिप्लेस कर लीजिए? गिव योर रिस्पॉन्स फॉर योर गिव योर रीजन फॉर रिस्पॉन्स। अगर आप नहीं करेंगे या करेंगे तो क्यों? क्यों करेंगे और क्यों नहीं करेंगे? सहमत क्यों नहीं होंगे और क्यों होंगे? ठीक है, अब अगर हम फ्यूज की बात करें, फ्यूज के बारे में क्या जानते हैं आप? फ्यूज के बारे में आप ये जानते हैं कि ये एक सेफ्टी डिवाइस है, सुरक्षा युक्ति है, यानी इसका उपयोग सेफ्टी के लिए किया जाता है। सेफ्टी डिवाइस यानी कि ये क्या करता है, ये आपके घरों में जो है इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो भी शॉर्ट सर्किट्स होते हैं या कुछ भी आपकी ओवरलोडिंग होती है, या ओवरलोडिंग के कारण या शॉर्ट सर्किट के कारण जो आपकी चीजें जल सकती है, आपके घरों में आपके इक्विपमेंट जल सकते हैं, उनको ये बचाता है। बेसिकली फ्यूज का क्या कार्य होता है? फ्यूज के बारे में हम एक चीज जानते हैं, इसका एक गुण जानते हैं। क्या जानते हैं? कि इसका जो गलनांक होता है, गलनांक यानी क्या, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, हमें क्या पता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, कई बार हमारे घरेलू परिपथ में क्या होता है, एकदम से धारा प्रवाहित हो जाती है, बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है करंट का। अब मान लीजिए ये हमारा क्या है, फ्यूज है, धारा आई, बहुत ज्यादा धारा आ गई। अब फ्यूज का क्या होता है, गलनांक कम होता है। गलनांक कम होता है यानी एक लिमिट से ज्यादा अगर धारा ज्यादा हो जाएगी तो एकदम, आपको पता है कि जो विद्युत धारा है वो तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है, हीट उत्पन्न करती है, तो एकदम से अगर धारा थोड़ा सा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। अब वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी तो आपका फ्यूज में जो तार होती है उसका गलनांक कम होता है, तो जैसे ही धारा एकदम से बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा, इसकी तार क्या हो जाएगी, गल जाएगी। गलेगी तो यानी क्या कर देगी, यहाँ पे सर्किट को तोड़ देगी। सर्किट टूट जाएगा तो क्या होगा, धारा आपकी आगे प्रवाहित नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि जो फ्यूज होता है उसका गलनांक कम होता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी जगह कोई नॉर्मल तार लगा देते हैं, एक हमने नॉर्मल तार ली, वो लगा दी हम, अब क्या हुआ, एकदम से धारा प्रवाहित हुई, एकदम से धारा का अमाउंट बढ़ा, वो इससे फ्लो हुई। अब इसका गलनांक भी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, करंट आसानी से पास हो जाएगी, और ये जो ज्यादा धारा है ये आगे जाकर हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, उनको ये खराब कर सकती है, उनको जला सकती है।
तो इसलिए कभी भी फ्यूज के जगह कोई नॉर्मल तार का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सहमत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि फ्यूज जो है वो हमारी एक सुरक्षा युक्ति की तरह कार्य करता है, उसका गलनांक कम होता है। जैसे ही धारा एक सुरक्षा लिमिट से ऊपर बढ़ती है तो ये गल के क्या करता है, सर्किट को तोड़ देता है। वहीं अगर हम एक नॉर्मल तार लगा देंगे तो नॉर्मल तार के कारण क्या होगा, धारा आसानी से आगे प्रवाहित हो जाएगी। अब वो एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गई है तो क्या कर सकती है, आपके घरों में रखे हुए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन्हें जला सकती है। तो आपके घरों में इक्विपमेंट जल सकते हैं, आपके घर में हानि हो सकती है। तो इसलिए हमें कभी भी फ्यूज की जगह कोई भी नॉर्मल तार का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम आंसर देख लेते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। It is not wise idea to replace fuse by a piece of wire. यानी ये कोई एक अच्छा आइडिया नहीं है कि आप जो है फ्यूज को एक तार से रिप्लेस कर। इट हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। जो आपका फ्यूज होता है इसका जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है। In case of metal piece, melting point will be high and current will be intact in the case there is overload or overheat. अब क्या कहा गया है कि इसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए क्या होता है, एकदम से धारा बढ़ी तो ये गल जाता है। अगर इसके जगह किसी मेटल के पीस या धातु के एक टुकड़े का यूज किया जाए या किसी तार का यूज किया जाए तो उसका जो गलनांक होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो जैसे ही ज्यादा अमाउंट में धारा प्रवाहित होगी तो वो इससे आसानी से पास हो जाएगी और ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए ये कोई एक अच्छा आइडिया नहीं है कि आप जो है फ्यूज की तार को एक नॉर्मल तार से रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका प्रश्न है, जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर शोन इन फिगर। जुबेदा ने क्या किया, एक विद्युत परिपथ बनाया और एक सेल होल्डर का यहाँ पे उपयोग किया, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है। स्विच, एक स्विच का उपयोग किया और एक बल्ब का उपयोग किया। व्हेन शी पुट द स्विच इन ऑन पोजीशन द बल्ब डू नॉट ग्लो। ठीक है, क्या हुआ, उसने जैसे ही स्विच ऑन किया तो उसने क्या देखा कि बल्ब तो जल ही नहीं रहा है। हेल्प जुवेदा इन आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल डिफेक्ट इन द सर्किट। आपको जुवेदा की मदद करनी है ताकि वो ये देख पाए कि सर्किट में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफेक्ट आ गया है। ठीक है, ये आपका क्या है, सेल होल्डर है। इस तरीके का सेल होल्डर उसने यूज किया। ठीक है, और क्या हुआ है कि सेल होल्डर का यूज किया, एक बल्ब का यूज किया, तारों का यूज किया, स्विच का यूज किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसका जो सेल, जो आपका परिपथ है वो चल नहीं रहा है। तो उसके रीजन आपको बताना है। एक रीजन ये हो सकता है कि जो उसकी तारें हैं, यानी जो सर्किट है उसकी जो तार है वो लूज है, यानी ढीली तारों के कारण, प्रॉपर कनेक्शन ना होने के कारण करंट ठीक तरीके से प्रवाहित नहीं हो पाती। हो सकता है कि जिस सेल का उसने यूज किया हो वो खत्म हो चुका है, वो उसकी जो है जो उसका उससे जो विद्युत धारा थी वो खत्म हो चुकी है। या हो सकता है कि जो स्विच है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, या जो सेल की पावर है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो यानी आपके कुछ भी रीजन हो सकते हैं, लूज कनेक्शंस हो सकते हैं, सेल आपका खत्म हो चुका है, स्विच आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, आपका जो बल्ब है वो खराब हो चुका है, वो फ्यूज हो चुका है। ठीक है, कुछ भी आपके रीजंस हो सकते हैं, तो आप कोई भी रीजंस लिख सकते हैं दो। अब हम आंसर की बात करते हैं। सोल्यूशन रीजन में बी टू, इनमें से कोई भी दो आप रीजन लिख सकते हैं। पहला है कनेक्टिंग वायर में भी लूज, यानी जो संयोजित तारे हैं या जिसे संयोजन कर रहे हैं वो तारे ढीली हो। इलेक्ट्रिक सेल में भी यूज अप, यानी जो विद्युत सेल है वो खत्म हो चुका हो, खराब हो चुका हो। स्विच में नॉट बी फंक्शनिंग वेल,
स्विच पूरी तरीके से अच्छे से कार्य नहीं कर रहा हो, सेल पावर हैज बीन एग्जॉस्टेड, यानी जो सेल की पावर है वो क्या हो गई हो, खत्म हो गई हो। ठीक है, तो इनमें से आपके कोई भी दो रीजन आप लिख सकते हैं, आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, इन द सर्किट शोन इन फिगर, यहाँ पे आपके पास एक सर्किट है, आप देख सकते हैं इस सर्किट में क्या है, ये आपकी बैटरी लगाई गई है, ये बैटरी है आपकी। ये आपका एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, और ये आपका तीसरा बल्ब है। तीनों बल्बों को लगाया गया। इन तीन बल्ब में ए और बी बल्ब के पीछे क्या करा, बीच में क्या लगाया गया, एक स्विच लगाया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, सर्किट है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, क्या इनमें से कोई बल्ब जो है दीप्त होगा जब आपका स्विच ऑफ की कंडीशन में होगा। What will be the order in which the bulb A, B and C will glow when the switch is moved to on position? आपसे ये कहा गया है कि अगर स्विच ऑन की पोजीशन में गया तो कौन सा, किस ऑर्डर में जो है बल्ब ग्लो होगा, बल्ब जो है प्रकाश देगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आपका स्विच ऑफ की कंडीशन में, स्विच ऑफ की कंडीशन है, यानी कि क्या हो रखा है, सर्किट बीच से टूटा है, बीच से क्या है, इनकम्प्लीट है, टूटा है। तो यहाँ पे कोई भी बल्ब जो है यहाँ पे स्विच ऑफ की कंडीशन में ग्लो नहीं होगा, दीप्त नहीं होगा। अब मान लीजिए हम स्विच ऑन कर लेते हैं, स्विच ऑन किया तो क्या होगा, आपका सर्किट या परिपथ पूरा हो जाएगा और यहाँ से धारा प्रवाहित होगी और साइमल्टेनियसली या एकदम से धीरे, मतलब एकदम से आपका क्या होगा, ए बी और सी तीनों ग्लो करने लगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, पहला है, पहले पार्ट का सोल्यूशन। नो नो द बल्ब विल नॉट ग्लो एज द सर्किट इज नॉट कंप्लीट व्हेन द स्विच इज ऑफ। नहीं, जब सर्किट ऑफ, सर्किट में जो स्विच है वो ऑफ की कंडीशन में होगा, इस कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, इफ द स्विच इज ऑन, यानी जब स्विच को ऑन कर दिया जाएगा, द बल्ब ग्लोज साइमल्टेनियसली, जो बल्ब है वो एकदम से ग्लो कर। ठीक है, तो ये आपकी दोनों आंसर हो गए, फर्स्ट पार्ट का नहीं होगा, सेकंड का होगा, और तीनों आपके एक साथ जल जाएंगे, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ये जो प्रश्न है ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनको अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, इन मेकिंग अ बैटरी, बैटरी बनाने पर, जब भी आप बैटरी बनाते हैं तो क्या होता है, कनेक्शंस किस तरीके से होते हैं, सेलों को किस तरीके से कंबाइन किया जाता है या संयोजित किया जाता है। पहला है, अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल, यानी पहले सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। बी है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल, पहले सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तीसरा है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल, पहले सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। डी है, नन ऑफ द अबव, यानी जो ऊपर दिए गए हैं उनमें से कोई भी नहीं। तो हमने क्या बात की थी, हमने ये कहा था कि जो बैटरी होती है, बैटरी क्या होता है, बैटरी बेसिकली जब भी हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी क्या है आपका, जो बैटरी होती है वो होता है आपका सेल का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे दो या दो से जो अधिक सेल है, ठीक है, दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन से हमारी क्या बनती है, बैटरी बनती है। ठीक है, तो जैसे कि आपने दो सेल कंबाइन किए तो आपका बैटरी का फॉर्मेशन हो जाता है, बैटरी बन जाती है।
जब हमने इसके कॉम्बिनेशन की बात की थी तो हमने क्या कहा था कि पहले सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से या पहले सेल का ऋण दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जुड़ता है तो तब आपकी बैटरी का निर्माण होता है। ठीक है, तो बैटरी कब कार्य करती है? बैटरी तभी कार्य करती है जब दोनों सेलों के विपरीत टर्मिनल्स को आपस में जोड़ा जाता है। और बैटरी के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा जो सेल होते हैं वो 2 या 2 से अधिक सेलों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है उसकी अगर हम बात करें तो आपका पहला जो ऑप्शन है उसमें कहा गया है कि पहला आपका क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल, इनको आपस में जोड़ा जाता है। सेकंड में है दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल, थर्ड में है दोनों के नेगेटिव टर्मिनल और फोर्थ में है कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी क्या होगा, ऑप्शन ए होगा आपका आंसर। ठीक है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, वेयर कैन द की और स्विच बी प्लेस इन द सर्किट, यानी सर्किट में की या स्विच को किस जगह पर लगाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बात की गई है कि जब हमारा कोई परिपथ होता है तो वहां पे हमें स्विच या की को कहाँ पे लगाना चाहिए। पहला है लेफ्ट साइड ऑफ बैटरी, बैटरी के बाईं ओर। नेक्स्ट है राइट साइड ऑफ बैटरी, बैटरी के दाहिनी ओर। तीसरा है कैन बी प्लेस एनीवेयर इन द सर्किट, सर्किट में परिपथ में कहीं पर भी इसे लगाया जा सकता है। डी है नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बल्ब, यानी बल्ब के धनात्मक टर्मिनल के पास। तो जब भी हम सर्किट की बात करते हैं, सर्किट के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो है आपके बैटरी, स्विच, तार और आपका बल्ब। बेसिक कंपोनेंट्स यही है, इन्हीं से बनाकर आपका एक सिंपल सर्किट बनाया जाता है। जब भी हम की बात करते हैं, स्विच की बात करते हैं, तो आप ये जानते हैं कि स्विच का उपयोग सर्किट को तोड़ने और जोड़ने में किया जाता है, यानी सर्किट को पूरा करना है या तोड़ना है उसके लिए ही की का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, स्विच का उपयोग किया जाता है। अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच को आप सर्किट में किसी भी जगह लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी अगर आपका सर्किट टूटा है तो आपका जो है सर्किट में से धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्विच को कहीं पे भी लगा सकते हैं, किसी भी जगह पर सर्किट में आप लगा सकते हैं। चाहे आप बैटरी के दाईं ओर लगाएं, चाहे बाईं ओर लगाएं, चाहे आप बल्ब के दाईं या बाईं ओर लगाएं, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो होगा कैन बी प्लेस एनीवेयर इन द सर्किट, यानी सर्किट में परिपथ में कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, कैन बी प्लेस एनीवेयर इन द सर्किट, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के ऊपर है या उसके ऊपर कार्य करता है। ऑप्शंस है गीजर, एयर ड्रायर, इमर्शन रॉड, डी है ऑल ऑफ दीज, यानी गीजर है या बालों को सुखाने का ड्रायर है या आपका जो पानी गर्म करने की रॉड है या सभी। अब अगर हम बात करें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की, तो हम ये जानते हैं कि जब भी विद्युत धारा को किसी ऐसी पदार्थ की तार या प्लेट से पास किया जाता है जो कि आपकी नाइक्रोम से बनती है, नाइक्रोम हो गया, इस तरीके के जो पदार्थ होते हैं, या हम कहें कि अगर हम कभी भी धारा को जो है आपके नाइक्रोम जैसी तार या ऐसे इंस्ट्रूमेंट से पास कराते हैं जिसमें नाइक्रोम हो, नाइक्रोम जैसी या और
जो तार हैं उनसे पास कराते हैं तो क्या करता है, जो आपकी तार है वो पहले तो लाल होती है और फिर वो क्या करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, हीट उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न करती है, हीट उत्पन्न करती है और इस हीट के कारण क्या होता है, हमारे चारों तरफ थोड़ा गर्माहट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी विद्युत धारा है वो ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव को उत्पन्न करती है। तो इस बेस पर हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आपका गीजर हो गया। गीजर का उपयोग आप पानी को गर्म करने के लिए करते हैं। इसमें एलिमेंट होता है जो गर्म होता है और फिर पानी को गर्म करता है। इसी तरीके से अगर हम हेयर ड्रायर की बात करें तो हेयर ड्रायर में भी आपका एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट गर्म होता है, धीरे धीरे करके गर्म होता है और वो गर्म होता है और फिर क्या होता है, हवा पास की जाती है। तो गर्म हवा आपकी उससे पास होती है और आप अपने बालों को सुखा पाते हैं। नेक्स्ट है इमर्शन रॉड। इमर्शन रॉड में भी एलिमेंट होता है, ये गर्म होता है और इसके गर्म होने से जब आप इसे पानी में डुबोते हो तो वो पानी भी आपका गर्म हो जाता है। यानी अगर हम बात करें गीजर की, हेयर ड्रायर की, इमर्शन रॉड की, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सब के सब जो है तापीय प्रभाव के ऊपर कार्य करती है। यानी आपका जो आंसर होगा डी, यानी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, द कॉइल ऑफ वायर कंटेन इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज नोन एज, यानी तार की वह कुंडली जो कि आपकी विद्युत हीटर में होती है वो क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट है कंपोनेंट। ठीक है, पहला है कंपोनेंट, दूसरा है एलिमेंट, तीसरा है सर्किट, चौथा है स्प्रिंग। अब अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग भी एक प्रकार की कुंडली ही होती है, तार की कुंडली होती है, लेकिन इससे धारा प्रवाहित नहीं की जाती। ठीक है, ये एक स्प्रिंग होती है। नेक्स्ट है, अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो आपकी नॉर्मल किसी धातु की भी हो सकती है। नेक्स्ट है सर्किट। सर्किट यानी परिपथ। तो परिपथ क्या होता है, परिपथ बेसिकली एक ऐसा पथ है जिससे धारा प्रवाहित हो जाती है, जिसमें आपके अलग अलग डिवाइसेस या कंपोनेंट्स लगे होते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट। तो कंपोनेंट तो आपका होगा नहीं। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट वह तार की कुंडली होती है जिनका उपयोग आपके इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर वगैरह में किया जाता है, जो कि गर्म होके पानी को गर्म करता है। तो यहाँ ये और कमरे को गर्म करता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा एलिमेंट यानी बी ऑप्शन। तो आपका आंसर है बी यानी एलिमेंट। तो ये आपका यहाँ पे आंसर है। ठीक है, आप नोट करेंगे। तो बच्चों आज इस टॉपिक को हमने डिटेल में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से देखा, साथ ही साथ बाकी आपके जो और टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी देखे। इसके साथ जो आपका ये चैप्टर है, हम जो आपका चैप्टर था इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, इसका हम रिवीजन कर रहे थे, तो इसका आपका रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका हम रिवीजन करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।